नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आर्थिक भूगोल की नूतन प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1807 की औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न संसाधनों की खोज, यंत्रों की खोज, तकनीकी विकास, वैज्ञानिक विधियों के विकास आदि के फलस्वरूप मानव के आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आने लगा। इससे आर्थिक भूगोल की प्रकृति में मानव का प्रभाव महत्वपूर्ण हो गया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्थिक क्रियाओं में जटिलताएं आने लगी। क्षेत्रों पर विभिन्न देशों द्वारा अधिकार किया जाने लगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। अब आर्थिक भूगोल की प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक समस्याएं, सामाजिक भौतिक विषमताएं, भौतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन होने लगा है। इसके साथ ही प्रतिकूल वातावरण में किस प्रकार मानव विकास उन्मुख और भविष्य सुरक्षित रहे, इस पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभूतपूर्व तकनीकी विकास से औद्योगिक भूगोल में कई नूतन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। भूगोलवेत्ता इस विषय की दर्शन प्रकृति, अध्ययन विधि आदि पर समय समय पर विचार विमर्श करने लगे हैं और भूगोल के कई सिद्धांतों पर शोध पत्रिकाओं में वाद विवाद भी प्रकाशित हुए हैं। इन सब से जो भी निष्कर्ष निकले हैं, उनसे आर्थिक भूगोल में नई प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली प्रवृत्ति कि आर्थिक भूगोल एक अंतरानुशासनिक विषय बन गया है। आर्थिक भूगोल में वैसे तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम के आधार पर ही अध्ययन किया जाता रहा है। दोनों अलग अलग नहीं बल्कि संपूरक हैं। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों विज्ञानों से अंतर संबंधित है। इनमें किसी विभाग के भौतिक स्वरूपों के साथ साथ कृषि, विनिर्माण, परिवहन, व्यापार, संस्कृति आदि की भी जानकारी मिल जाती है। इसीलिए अब आर्थिक भूगोल एक अंतरानुशासनिक विषय हो गया है। इसकी दूसरी प्रवृत्ति है कि आर्थिक अध्ययन से समाकलित उपागम। आर्थिक अध्ययन, अन्वेषण, विश्लेषण में सम्मिलित उपागम में कुछ नई विधियां बनाई गई है तथा भूविज्ञान, पारिस्थितिकी आदि का प्रयोग भी इसमें बढ़ने लगा है। क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों प्रकार के अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ की क्रियाएं विस्तृत होने लगी हैं। इसका तीसरा प्रवृत्ति जो आई है उभर कर, वो है व्यवहारिक उपागम। आधुनिक काल में आर्थिक अध्ययनों में व्यवहारिक उपागम का अनुप्रयोग सबसे प्रमुख विशेषता होती जा रही है। आर्थिक भूगोल का प्रयोग मानव वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के लिए किया जा रहा है। जनसंख्या अध्ययन हो या ग्रामीण नगरीय अध्ययन हो, ग्रामीण और नगरीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हो या आर्थिक योजनाएं हो, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन हो, भूमि वर्गीकरण हो, मृदा संसाधनों का मात्राकरण हो या भूमि की क्षमता, पोषण क्षमता, कृषि उत्पादकता आदि, ये सभी आज भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय बनते जा रहे हैं। चौथा हमारा उपागम है मात्राकरण। 1956 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता मैटकोर्ट के द्वारा आर्थिक भूगोल में मात्रात्मक विधियों का अनुप्रयोग किया गया। तभी से विभिन्न तत्वों, फसलों के उत्पादन, व्यापार वितरण, जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन आदि के मापन के लिए मात्रात्मक विधियों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। कृषि फार्म, नगर, औद्योगिक केंद्रों के वितरण और उनकी स्थिति और उनके वातावरण से जो भी संबंध है, उनका विश्लेषण अब मात्रात्मक विधियों की सहायता से सरलता से और सटीक होने लगा है। पांचवा जो हमारा उपागम है वो है आर्थिक भूगोल में प्रतिरूपों का प्रयोग। 20वीं सदी के अंतिम दशक से आर्थिक अध्ययन और अनुसंधान में
प्रतिरूप और अनुरूप यानी कि मॉडल्स का प्रयोग बढ़ने लगा है। प्रतिरूप निर्माण के द्वारा प्रस्तावित आर्थिक योजनाओं का पूर्वानुमान लगाने की प्रवृत्ति अब बढ़ती जा रही है। अनुकरण के द्वारा प्रदेशों के आर्थिक अध्ययन में भविष्य की आर्थिक योजना और प्रबंधों में भूल की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही है। छठा जो हमारा उपागम है वो है आर्थिक भूगोल में भौगोलिक सूचना तंत्रों का उपयोग। भौगोलिक सूचना तंत्र आर्थिक आंकड़ों और सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण और मानचित्रण की एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। भौगोलिक संकल्पना के अनुसार आर्थिक आंकड़ों का संग्रह, संचयन और विश्लेषण तथा साथ ही साथ प्रदर्शन आर्थिक भूगोल की परंपरागत विधि रही है, परंतु अब आर्थिक भूगोल में विविधताएं बढ़ती जा रही हैं, तथ्यों की अधिकताएं होती जा रही हैं और उनके संश्लेषण और विश्लेषण का कार्य जटिल होता जा रहा है। परंतु भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग से ये सभी कार्य अब ना तो श्रम साध्य रहे हैं और ना ही समय साध्य रहे हैं। साथ ही साथ इनका प्रदर्शन भी बहुत अधिक उत्तम कोटि के साथ होने लगा है। सातवां जो हमारा उपागम है वो है आर्थिक भूगोल में मानचित्रीकरण। भौगोलिक अध्ययनों में मानचित्र कला की नई नई तकनीकों द्वारा आर्थिक भूगोल के विभिन्न तथ्यों का मानचित्र, थीमेटिक मैप और डिजिटल मैपिंग तक होने लगी है। वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शन के लिए आलेख, आरेख और मानारेख आदि के अनुप्रयोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आठवां जो हमारी प्रवृत्ति है वो है आर्थिक नियोजन। आधुनिक काल में मानव समृद्धि और आर्थिक विकास की योजनाओं में आर्थिक भूगोल का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। आर्थिक भूगोलवेत्ता का सहयोग भूमि उपयोग सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण, आर्थिक प्रादेशिकरण आदि कार्यों में लिया जा रहा है। आर्थिक संसाधन उपयोग की योजना हो, कृषि की योजना हो, औद्योगिक योजना हो, परिवहन की योजना हो या स्थानिक विश्लेषण, यहाँ तक कि सामाजिक और आर्थिक योजनाएं भी अब आर्थिक अध्ययनों के आधार पर ही बनने लग गई हैं। नवी जो हमारी प्रवृत्ति है वो है विशेषीकरण की प्रवृत्ति। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं द्वारा एक पुस्तक अमेरिकन भूगोल सूची और सर्वेक्षण के बाद भौगोलिक अध्ययन में विशेषीकरण एक विशेष प्रवृत्ति बनती जा रही है। इससे आर्थिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं जैसे कि परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल आदि सभी में विशेषीकरण बढ़ता जा रहा है। 10वीं जो हमारी प्रवृत्ति आई है वो है हवाई फोटोग्राफी की। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में वायु फोटो से आश्चर्यजनक उन्नति होती जा रही है। हिमालय भाग हो, मृदा का संरक्षण हो, वनों का संरक्षण हो, समुद्री अध्ययन हो या प्राकृतिक संसाधनों की खोज हो, भूगर्भ की जानकारी लेनी हो, ऐसे कई दुर्गम क्षेत्र धरातल पर हैं जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता, परंतु हवाई फोटोग्राफी तकनीक का उपयोग करके इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। 11वीं प्रवृत्ति है सुदूर संवेदन तकनीक। 1960 के बाद हवाई फोटो चित्रों के साथ साथ ही सुदूर संवेदन तकनीक भी उपयोग तीव्रता से हो रहा है। सुदूर संवेदन तकनीक ने ऐसे उपकरण प्रदान किए हैं जो ब्रह्मांड में भी देख सकते हैं।